हाँ जी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? पढ़े थे? हाँ, कुछ बच्चे तो लास्ट क्लास में नहीं आए थे। अच्छा, एक क्लास लेंगे उसका। उस दिन रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया, हमसे सोचा रिकॉर्ड करके भेज देंगे, पर हो नहीं पाया। चलिए, पढ़ा जाए। तो हम लोग कहाँ पर थे लास्ट क्लास में? हाँ हाँ, अच्छा, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यही थे ना। चलिए, तो बात चल रहा था ऑर्डर का। ऑर्डर, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, यही सब बात चल रहा था। बताओ, ऑर्डर क्या होता है जी? जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मान लीजिए ए टू द पावर एक्स है, बी टू द पावर वाई। रेट लॉ इक्वेशन कहता है रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई। यानी कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? एक्स। और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? वाई। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो अगर उससे देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं ऑर्डर के बारे में, कि ऑर्डर क्या होता है बच्चों? तो ऑर्डर होता है, मन लगा के सुनिएगा एकदम अच्छे से, सम ऑफ पावर्स ऑफ, पूछता है क्या हुआ? अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे थे हम लोग? सम ऑफ पावर्स ऑफ, पावर का सम कर दो, सम ऑफ पावर्स ऑफ क्या? कॉन्सेंट्रेशन। भाई क्या है ये कॉन्सेंट्रेशन? समझने की कोशिश करिएगा सब लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पावर को अगर जोड़ दें तो वो हमें क्या दे देता है? ऑर्डर। अब मान लो यहां 1 है और ये 2 है, तो क्या हो गया? ऑर्डर 3 हो गया। अगर ये 1 है और ये हाफ है, क्या हो गया? 1.5, 3/2। सर क्या कहना चाहते हैं ऑर्डर के बारे में? तो सुनो बेटा, ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, भी हो सकता है ऑर्डर, जीरो भी हो सकता है ऑर्डर, 1 2 3 ऑर्डर, ऐसा हो सकता है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, बताए थे ना। दूसरी बात, सर क्या ऑर्डर 3 से ऊपर हो सकता है क्या? तो किताबें कहती है कि ऑर्डर एबव 3, क्या हो रहा है भाई? फिर जाएगा क्या? हाँ, ऑर्डर एबव 3 इज रेयर, हो सकता है। पर 3 के ऊपर, ध्यान से सुनिए एक एक लाइन का,
क्या लिखा जाए उस बात को समझे। ऑर्डर 3 के ऊपर हो सकता है लेकिन वो रेयर है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर निगेटिव हो सकता है क्या? निगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी निगेटिव, जनरली अगर बात करें होता है, खूब देखने को मिलता है, विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट। मतलब कोई रिएक्शन है, उसका अगर मान लीजिए रिएक्शन है, उसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन कह रहा है, रेट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 2 बी टू द पावर -12। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर हुआ तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2, 2 और -12 3, तो 3/2 आ गया। -12 अगर है जोड़ोगे तो घटे जाएगा ना जी। क्या कोई दिक्कत? ऑर्डर क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होता है उसके सम को, उस पावर को सम अप कर दो तो हमें मिल जाएगा ऑर्डर। याद रखिए, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। हाँ, निगेटिव में थोड़ा उहापो होता है। ज्यादातर केसेस जो देखने को मिलते हैं निगेटिव में, वो किसी रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। मान लो 2-3 रिएक्टेंट है तो किसी रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में तुमको ज्यादा मिलेगा कि हाँ ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव। वैसे केसेस बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर, लेकिन हाँ किसी रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि इसका माइनस हो वो मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, माइनस में कितना तक हो सकता है वैसा नहीं, ऑर्डर बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकता है वैल्यूज की। और जो निगेटिव ऑर्डर वाले रिएक्शंस होते हैं बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज है ना जी। पर हाँ ये पक्का है कि 3 के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा मना नहीं किया गया, पर रेयर है। वैसे ही आप निगेटिव में भी जाएंगे तो क्योंकि ओवरऑल जोड़ के तो आपका 3 के ऊपर आना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला नहीं है कि हाँ ओवरऑल तो मिलता भी नहीं है। ओवरऑल मैंने तो मना कर दिया, ओवरऑल निगेटिव के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। हाँ, किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निगेटिव हो गया तो मान लो कोई 2 है, कोई -12 हो गया या -1 हो गया, तो ओवरऑल नेट निकाल करके क्या हो गया? पॉजिटिव ही हो गया। हाँ, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब आइए, अच्छा एक रिएक्शन आपको मैं दिखाता हूं। पहले देखिए, 2HI जब टूटता है तो H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है। ये रिएक्शन तो देखा हुआ है, HI का टूटना, H2 और I2। ये रिएक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो 2 तरह से पढ़ने को मिलता है। एक, हमने हीट किया तो टूट गया क्या? H2 और। दूसरा एक ये रिएक्शन ऐसे भी देखने को मिलता है अगर पढ़ेंगे, 2HI हीट कर रहे हैं गोल्ड के सरफेस पे, तो उस केस में भी ये H2 और I2 बन रहा है। किताब कहता है इस रिएक्शन का ऑर्डर, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का रिएक्शन। पहले तो दिमाग में एक एग्जांपल सेट करते हैं। सर हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। किसमें टूट रहा है? H2 और I2। तो जब सिर्फ हीट करने पे टूट रहा है तो पाया गया कि उसका ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर। लेकिन अगर गोल्ड के सरफेस पे हिट करते हैं तब वो जो टूटता है उसका ऑर्डर क्या आता है?
तो अगर मैं इससे कुछ कंक्लूजन निकालूं, जितना आपको पढ़ाया है, जो आपको समझाया है, उससे आप क्या निकाल पा रहे हैं? मैं तो ये सोच पा रहा हूं कि अगर इस केस में देखें तो जैसे इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 के बराबर है, 2 है, और ऑर्डर भी 2 है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन। आप अपने कॉपी के पेज को पलटिए और देखिए, लिखवाया है सर ने, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर जो होता है वो कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है। भूल गए? ए प्लस बी के बराबर एक्स प्लस वाई है, तो यहां कितना इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2, और ऑर्डर भी कितना आ रहा है? तो ये रिएक्शन सबूत दे रहा है कि ये एलिमेंट्री हो सकता है। इसका कोएफिशिएंट, के दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, बताए हैं, सोचोगे तभी। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? तो अगर इसके कोएफिशिएंट और ऑर्डर में समानता नहीं है तो ये रिएक्शन अपने आप में क्या हिंट दे रहा है कि ये रिएक्शन क्या रहा होगा? ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ 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 हाँ, हो सकता है। मैंने क्या बोला तुमने सुना नहीं? मैंने बोला कि ये अभी बोला क्लियर, ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकता है। ये रिएक्शन 100% कॉम्प्लेक्स होगा। लिख भी देते अच्छा रहेगा, मे बी एलिमेंट्री। पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आओगे तो फिर दिक्कत रहेगा भाई, जो पढ़ाए वो भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा? आइए जरा बात करें। सर एक बात बताइए, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खासियत क्या रहता है सर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप्स में होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, और उसके जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कई रिएक्शन, तो उसका जो आरडीएस स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑर्डर जो निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली, वो उसके आरडीएस स्टेप से डिसाइड किया जाता है। मतलब यहां लिखना चाहे, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, order is calculated from its RDS step। और वो भी कैसे करते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटली। और भूलने का नहीं है क्या, आरडीएस स्टेप जो होता है वो कैसा होता है? सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। सारे स्टेप में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं आरडीएस। एक बार फिर से आते हैं, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर रिएक्शन, तो उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो एलिमेंट्री रिएक्शन, पहले सारे बच्चे सुन लो, थोड़ा जो क्लास नहीं भी आए थे। एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दो तरह का रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो उनका कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, उनको जोड़ देना, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट, उनको जोड़ दे, वही हो जाएगा हमारा क्या? ऑर्डर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर सही से बोले तो ऑर्डर शुरुआत में ही बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, और ये ट्रू किसके केस में? एलिमेंट्री में तो हम कोएफिशिएंट देख के बता देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें उसके एक्सपेरिमेंट पे जाना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट में भी क्या कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में हो रहा है, उसका वो स्टेप जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीएस स्टेप। तो आरडीएस स्टेप से हमारा ऑर्डर निकाला जाता है, और उस आरडीएस स्टेप में क्या ऑर्डर होगा वो कैसे निकाला जाता है? तो वो उसके
एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से वेरिएशन करके। तो ये बात तो समझ में आ गया हमें। अब यहां एक और टर्म है बच्चे, जो हम नाम लेने से बच रहे थे अभी, अब समय आ गया नाम लेने का। मोलेकुलरिटी, कई बार पूछते हैं, आपको आएगा ऑर्डर और मोलेकुलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मोलेकुलरिटी क्या है, जिसको अभी हम बार बार हम बोल रहे थे कि नाम नहीं ले रहे थे, पर अगर हम कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है, कैसा रिएक्शन है, मतलब वन स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, मन लगा के सुनिएगा। तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्ट करने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, ए प्लस बी रिएक्शन कर रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो पार्टिसिपेंट्स कौन हो गया, ए और बी, यही ना हुआ। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मोलेकल हो, रिएक्ट करने वाला तो आयन भी हो सकता है, मोलेकल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। अरे दो चीजें रिएक्शन करती हैं तो रिएक्ट करने वाला क्या हो सकता है, एटम, आयन या मोलेकल। तो क्यों ना हम उनको इन जनरल एक रिएक्टिंग स्पीसीज नाम दें। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि रिएक्टिंग स्पीसीज जो टकरा रहे हैं, टक्कर हो रहा है रिएक्शन, किस लिए टक्कर हो रहा है, ताकि प्रोडक्ट बन सके। रिएक्टिंग स्पीसीज जो टकरा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके। कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उन सारे रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या जो होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलेकुलरिटी। अगर मैं पहले डिफाइन करूं तो मोलेकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या ले रहे हैं, एटम्स ले लो सर, अच्छी बात है, आयंस ले लो सर, या मोलेकल्स ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। अच्छा, किसमें, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन, which collide simultaneously to give प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलेकुलरिटी। तो जैसे मैं अगर लिखूं, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी। अब तुम सोच के बताओ, अगर हम पहले ही बात करते रहे, हमने मान लिया कि ये रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री। अब बताओ कितने मोलेकुल टकरा रहे हैं, कैसे पता चला तुम्हें, इसके कोएफिशिएंट से ही पता चला ना कितने मोलेकुल टकरा रहे हैं। तो ये जो एक और एक दो जो जोड़ रहे हो ना, यही है उसकी मोलेकुलरिटी। यानी कि तब से जो हम हाइड कर रहे थे, ए प्लस बी जो कोएफिशिएंट का सम है, वही क्या है, मोलेकुलरिटी। क्या नहीं आया समझ में? अच्छा, अगर मैं बोलूं ए प्लस टू बी, मान लो सी है, तो यहां कितने मोलेकुल टकरा रहे हैं, साइमल्टेनियस टकराने चाहिए। तो दो इसके एक इसके, मोलेकुलरिटी कितनी हो गई। अब एक कंफ्यूजन मेरे को स्टूडेंट लाइफ में बड़ा टाइम तक था, मोलेकुलरिटी 1 हो सकती है क्या, 1? तो सर टक्कर होने के लिए कम से कम तो 2 चाहिए। अरे कॉमन सेंस, मोलेकुल हाफ हाफ क्या होता है यार, हाफ मोलेकुल क्या क्या मतलब है। अरे मोल्स के टर्म में बात करते हैं वो अलग बात है, पर मोलेकुल आधा का मतलब क्या होता है, कोई मतलब नहीं है ना मोलेकुल आधा। आधा मोलेकुल क्या होता है बताओ जरा मेरे को, आधा मोलेकुल सुने हो? अरे सर हम सुने ना है, आधा लिखते हैं हाफ मोल। अरे मोल एक अलग यूनिट है भाई, मोलेकुल का आधा का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो मेरा कहना है उसको ऐसे समझो, जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कॉलिजन रिक्वायर नहीं करते। कैसे, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहा है, कोई चीज टूट रहा है तो टूट रहा है, जैसे PCl5 ही टूट गया PCl3 + Cl2 में, तो भाई वो टूट गया। अब उसका कितना, एक ही मोलेकुल है, अरे बोलो हाँ या ना, तो यूनिमोलेकुलर हो गया, उसकी मोलेकुलरिटी 1 हो गई। तो इससे जरा तुम खुद से सोचो, मोलेकुलरिटी निगेटिव हो सकती है ना, हो सकती है ना, कॉमन सेंस से सोच के बताओ।
अरे सर यहाँ एक्सपेरिमेंट की, यहाँ सिंपल बात चल रहा है मोलेकुल के टकराने की, तो निगेटिव मोलेकुल कैसे टकराएगा सर? अपने आप दिमाग से बोलो, मोलेकुलरिटी निगेटिव हो सकती है क्या कभी? मोलेकुलरिटी जीरो हो सकती है क्या? जीरो मतलब टकराने के लिए तो चाहिए ना कुछ सर। तो मोलेकुलरिटी निगेटिव नहीं हो सकती, ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, मोलेकुलरिटी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। मोलेकुलरिटी की तीन ही वैल्यू हो सकती है, तीन ही वैल्यू हो सकती है, 1 2 और 3। क्यों सर? तुम कॉमन सेंस से सोच के बोलो, 3 से ऊपर, भाई एक बात बताओ, गाड़ी के रूप में ले लो, 3 गाड़ी होना ही नहीं जरूरी है, गाड़ी का टक्कर होना जरूरी है। ये कितना मुश्किल काम है कि 3 से ज्यादा गाड़ियां, 4 गाड़ी 5 गाड़ी एक के साथ एक के जगह टकरा रहा है, सब एक दूसरे से, ये पॉसिबल है क्या? तो इसीलिए बात ये नहीं है कि कितने मोलेकुल, यहां बहुत क्लियर लिखा है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मोलेकुल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट्स। तो इससे तुमको क्या समझ में आया, पहले बताओ। पहली चीज हमें समझ में आया सर कि मोलेकुलरिटी कैन हैव three values, 1 2 3. Molecularity can never be, molecularity can never be zero, negative और फ्रैक्शनल। पक्का? मोलेकुलरिटी एबव 3, थोड़ा सेफ चलेंगे, होता नहीं है पर ऐसे लिखेंगे, मोलेकुलरिटी एबव 3 इज नेवर ऑब्जर्व्ड। भाषा का बड़ा रोल है भाई। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑर्डर 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 फ्रैक्शनल हो सकता है? ऑर्डर जीरो हो सकता है? अच्छा जरा सोच के बताना, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, मन लगा के बताना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा वो एलिमेंट्री होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में, अब तो समझो रे बच्चा, एलिमेंट्री रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत होती है ऑर्डर बराबर मोलेकुलरिटी होता है। अरे कोएफिशिएंट को जोड़ रहे हो, ये है मोलेकुलरिटी। और रेट लॉ में ऊपर में पावर x और y, तो x प्लस वाई हमारा कोएफिशिएंट के बराबर होता है कब? एलिमेंट्री में होता है कि नहीं होता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता ही है। तो यानी कि अगर हम कोएफिशिएंट को जोड़ रहे हैं और वो जीरो आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये अगर होता तब बोलते एलिमेंट्री, ये तो कभी हो नहीं सकता। मोलेकुल है तो जोड़ेंगे तो उसकी संख्या आएगी ना जी कोलाइड करने में, तो मोलेकुलरिटी जीरो हो नहीं सकती। और ऑर्डर और मोलेकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन में सेम होता है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन बड़ा सिंपल, छोटा, डायनामिक। कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो अगर मैं थोड़ा आपसे, अगर मैं बोलूं कि, सोच के बोलिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं यूनिमोलेकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर है यूनिमोलेकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आपको बताना है इसका मोलेकुलरिटी और ऑर्डर बताना है। मोलेकुलरिटी कितना, ऑर्डर कितना? अरे यूनिमोलेकुलर तो हम बोल ही रहे हैं, तो मोलेकुलरिटी कितनी हो गई? और चूंकि ये एलिमेंट्री है तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर भी 1 हो गया। अगर मैं बोलता हूं कोई रिएक्शन है बाई मोलेकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो मोलेकुलरिटी बताओ।
बाई मोलेकुलर, बाई मोलेकुलर नाम से क्या पता चल रहा है तुम्हें? मोलेकुलरिटी कितनी है? 2। पक्का? ऑर्डर, ऑर्डर भी 2, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है। क्या क्लियर है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मोलेकुलरिटी बराबर होते हैं? क्लियर है ना? तो मोलेकुलरिटी बराबर 2, ऑर्डर बराबर भी 2। अगर मैं बोलूं ट्राई मोलेकुलर या टर मोलेकुलर भी बोलते हैं, ट्राई मोलेकुलर और टर मोलेकुलर भी बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका मोलेकुलरिटी क्या होगा? ऑर्डर भी। एक बात बताओ, मैंने लिया एक रिएक्शन, ये एलिमेंट्री की कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसका कोएफिशिएंट को जोड़ें तो 4 हो रहा है, यानी कि जो लिखा है आपने उसके अकॉर्डिंग इसका मोलेकुलरिटी कितना आ रहा है? 4। और सर ने तो बोल ही दिया है मोलेकुलरिटी अबव 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। बहुत देखो, सिंपल सिंपल बात मिला जुला के पूछ रहे हैं तुमको भाई। प्रथम दृष्टि में बिल्कुल क्लियर देखने पर 3 और 1 4 दिख रहा है मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी 4 हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता सर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पक्का? सर कैसे हो रहा होगा, थोड़ा इसको समझा सकते हैं क्या? थोड़ा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ऐसा और थोड़ा जटिल बना देते हैं। कैसे हो रहा होगा थोड़ा बता सकते हैं क्या? चलो देखो मैं दिखाता हूं, शायद ये ऐसे हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो मतलब आगे सुनो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में कि कई स्टेप्स में? तो ठीक है, ऐसा करते हैं ना, ए जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन को शायद ले रहे हैं, ए प्लस बी रिएक्शन कर रहा है, और मान लो 2 प्राणी बना रहा है, एक एक्स और एक वाई। मन लगा के देख बेटा, सीख। अच्छा, बी प्लस एक्स रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सी प्लस जेड, और बी प्लस वाई प्लस जेड रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है डी। अब जरा तुम इन तीनों को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, बी क्या हो जाएगा? 3b, और यहां एक्स कट गया, यहां वाई जेड कट गया, इधर क्या बच गया बच्चे? सी प्लस डी। तो ये जो रिएक्शन है इसको मैंने तोड़ के लिखने की कोशिश की, संभवतः मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो आपने लिखा है उसके तहत ऐसा लग रहा है, ये कितने स्टेप में हो रहा है? 3 स्टेप में हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये 3 जो स्टेप है अपने आप में हर स्टेप एलिमेंट्री है? अरे एक स्टेप का हो रहा है तो वो अपने आप में क्या है? बच्चे दिमाग लगाओ थोड़ा, बताओ बेटा इसका मोलेकुलरिटी कितना? मोलेकुलरिटी 2। इसका ऑर्डर कितना? ऑर्डर भी 2। बोलो इसका मोलेकुलरिटी 2, ऑर्डर बोलो 2, इसका मोलेकुलरिटी 3, ऑर्डर बोलो। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सोचना, सब हम ही नहीं बताएंगे, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलेकुलरिटी क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलेकुलरिटी डिफाइन ही नहीं होती है,
किताब लिखता है, इसको जरा फील करो तो तुम। सर बात इस बात की चल रही है कि एक साथ जो मोलेकल्स की संख्या, आयंस मोलेकल्स टकरा रहे हैं उसको न गिनते हैं। क्या तुम्हारा ए और 3 भी एक साथ टकरा रहा है? टकरा तो ऐसे रहा है, ए बी टकराया, उससे जो बना एक्स वो फिर बी से और टकराया, उससे जो बना सी और जेड, उसमें से जेड बी और वाई के साथ टकराया। तो टक्कर एक साथ हो रहा है क्या? टक्कर एक साथ हो रहा है क्या? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होता है, तो एक साथ टक्कर तो सारे मोलेकुल्स का हो रहा है। तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फील आ रहा है या मान रहे हो? आया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। एलिमेंट्री रिएक्शन का मोलिकुलरिटी है जो टक्कर हो रहा है वो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर का कुछ मतलब है कि नहीं? अरे है ना, अभी तो बताया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर उस सारे स्टेप में जो स्टेप आरडीएस होगा उससे पता किया जाएगा। तो पहले तो सिंपल सिंपल बात, क्या एलिमेंट्री रिएक्शन का मोलिकुलरिटी और ऑर्डर होता है? हाँ होता है सर। और एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर बराबर होता है। क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है कि नहीं? होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है, लेकिन वो कैसे पता करते हैं? वो उसके आरडीएस स्टेप से पता किया जाता है। क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी का कोई मतलब है? हाँ ये बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एलिमेंट्री स्टेप की मोलिकुलरिटी अपनी अलग अलग होती है, उसका मतलब है। तो यानी कि हमें लिखना चाहिए ये बात, क्या लिखना चाहिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity has got no meaning, कोई मीनिंग नहीं है। फिर सर, हाँ, इन केस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity for every elementary step can is possible, होता है। एक और बात ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, in case of complex reaction order has got meaning, order का meaning होता है भाई, order होता है, which is find by RDS step। कोई दिक्कत? तो अभी तक आज जो आए क्लास में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, शुरू से बात करते हैं। ऑर्डर क्या होता है सर? ऑर्डर क्या होता है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर है उसका सम होता है ऑर्डर, यही ना? ऑर्डर जो है 0 भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर 1 2 3 भी हो सकता है, ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। हालांकि निगेटिव के टर्म्स में इतना कहा जाता है कि आप किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा ये देखा गया है, ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव थोड़ा रेयर, कम देखा गया है। ऑर्डर एबव 3 हो सकता है लेकिन वो रेयर है। क्लियर है? अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बराबर होता है, बोलो हाँ। ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या है सर? तो मोलिकुलरिटी है जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, एटम हो या आयन हो या मोलेकुल हो, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो बात कर नहीं रहे, टेकिंग पार्ट इन which must collide simultaneously, which must collide
टू गिव प्रोडक्ट, ये जो संख्या है, नंबर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 3 वैल्यू, 1 2 3। मोलिकुलरिटी निगेटिव नहीं, मोलिकुलरिटी 0 नहीं, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल नहीं, मोलिकुलरिटी 3 के ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया। पक्का? अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इंडिविजुअल स्टेप की मोलिकुलरिटी, क्योंकि इंडिविजुअल जो स्टेप है वो एलिमेंट्री, उसकी मोलिकुलरिटी का मतलब है। और ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर का क्या मतलब है? उसके सारे स्टेप्स में जो आरडीएस स्टेप है उसके मदद से एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं उसका ऑर्डर। क्या एवरीथिंग क्लियर है? जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री? क्यों? क्योंकि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री में बराबर होता है। तो अगर आप जीरो ऑर्डर बोल रहे हो, यानी कि उस केस में मोलिकुलरिटी भी जीरो हो गया, मोलिकुलरिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो रिएक्शन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स। पक्का? तो अगर इतना क्लियर है तो थोड़ा आपसे कुछ पूछा जाए, आपसे कुछ बात किया जाए, ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है। ठीक है? ट्रू फॉल्स में जवाब। मान लो हमने एक रिएक्शन ले लिया ए, एक रिएक्शन हमने ऐसा लिया, और इस रिएक्शन का चलो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू हम रेट भी बता देते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x b टू द पावर y। मान लो ऐसे हमने इतना दे दिया, अरे आ रहा है समझ में? a टू द पावर x b टू द पावर y दे दिया। अब मैं तुमसे अगर कहूं बताइए क्यों? बहुत अच्छे से याद रखना है, सर ने क्लियर बताया था। a प्लस बी एक्स, देखो वर्ड का बड़ा मतलब होता है भाई, वर्ड में बहुत कुछ समाया हुआ है। a प्लस बी इसका जो कोएफिशिएंट है, यानी कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो a प्लस बी क्या हो गया? मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी बराबर x प्लस वाई ऑर्डर। ये एलिमेंट्री में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है एलिमेंट्री में, ये कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। मतलब a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई एलिमेंट्री में तो होगा ही होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। सर कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बोले हैं? जो रेट लॉ में कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर है एक्स प्लस वाई, ये उसके कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और एलिमेंट्री में होता ही होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं बोला कि नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में बोला हो भी सकता है। और तो यहां क्या लिखा है? a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, और यहां वर्ड यूज किया रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री। मस्ट बी एलिमेंट्री ये वर्ड सही नहीं, मे बी। हाँ हाँ, अगर मैं बोलूं तो ये स्टेटमेंट को क्या मैं बोलूं? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगर मैं बोलूं इफ a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, सोचिएगा रिएक्शन रिएक्शन वर्ड्स को पकड़िए जरा। a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, रिएक्शन में भी कॉम्प्लेक्स, क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स ही नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं ऐसे बोलूं
वर्ड को पलट देने से बहुत कुछ बदल जा रहा है। देखो इसी को मैंने पलट दिया है, पलट दिया। रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर एलिमेंट्री है तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू x प्लस वाई। बोलो ट्रू या फॉल्स? ये भी ट्रू है। अगर मैं बोलूं क्या ट्रू है? ये भी ट्रू है। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गया है तो क्या? नहीं नहीं, क्या नहीं पता चल रहा? तो सब पता चल रहा है बहुत अच्छे से, क्या नहीं पता चल रहा है बताओ? नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। हमने वो क्वेश्चन तो दिया नहीं, हमने जो वर्ड दिया है उसमें कहीं डाउट है। ये हमने जो सवाल दिया है वो बनाए जा सकते हैं, आपके बनाए हुए सवाल की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। और कुछ कोई पूछ रहा है किसी को? है? हाँ, कॉम्प्लेक्स में फिर से सुनो, कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स में a प्लस बी एक्स प्लस वाई के बराबर हो भी सकता है, और एलिमेंट्री में a प्लस बी एक्स प्लस वाई के बराबर होगा ही होगा। तो कहां गड़बड़ लिखे बताओ? बताओ किस में डाउट है, किस स्टेटमेंट में? अरे 4 लाइन में किस में डाउट है, उसी में मत बोलो, नंबर बताओ ना। चौथे में तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई के बराबर नहीं, तो एलिमेंट्री होता तो बराबर, एलिमेंट्री होता तो बराबर होता ना। अगर बराबर नहीं है तो पक्का वो कॉम्प्लेक्स है, एलिमेंट्री में तो बराबर होता है। हम कह रहे हैं बराबर नहीं है, तो अब बताओ एलिमेंट्री होगा या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री तो हो नहीं सकता, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जहां भी सरफेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेटल के सरफेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो रिएक्शन जो हो जाता है वो मेनली उसके जीरो ऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे जीरो ऑर्डर हो जाएगा तो भाग जाएगा कहां? कॉम्प्लेक्स। हाँ, नहीं तो मेटल कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, हम एडजॉर्प्शन वाला केस की बात कर रहे हैं। बाकी ऐसे तो हम लोग गिनेंगे, ऐसा क्यों नहीं गिनेंगे? गिनेंगे। हाँ, पक्का क्लियर है? चलो आगे बढ़े, कुछ पूछना है अभी तक? अरे आ रहा है कि जा रहा है? हाँ, आना चाहिए। दोनों हो रहा है, बार बार तो रिकॉल करा रहे, रिवाइज करा रहे क्लास में यार, फिर आने जाने वाली बात कहां से हो गई है? हाँ सर, लास्ट क्लास में नहीं आ रहे, आए थे, फिर भी आना चाहिए, हम वहां से शुरू किए कि आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग एक चीज सीखने, रिलेशन बिटवीन, नहीं हो गया यार, कितना एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स पढ़ेगा, आगे बढ़। रेट कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट्स। ठीक है, चलो बच्चे मान लो हमने एक रिएक्शन ले लिया, 2a गिव्स राइज टू b, और हमने यहीं पे बोल भी दिया ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन। चलो हमने इतना बोल दिया, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है बच्चा, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे बताओ? क्या लिखे? रेट बराबर के इंटू ए का स्क्वायर लिखे कि ना लिखे? एकदम लिखिए सर, एकदम लिखिए। आपने जब बोल दिया एलिमेंट्री है तो जो कोएफिशिएंट है तो लिखेंगे, पक्का? अच्छा, रेट को लिखने का तरीका लास्ट क्लास में कैसे बताया था?
रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, माइनस इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस टर्म में चलें जरा, अच्छा रहता है। इंस्टेंटेनियस एक वर्ड यूज कर देते हैं। हाँ, एवरेज में बात हो गया, बाकी अब इंस्टेंटेनियस में चलते हैं। तो माइनस DA अपॉन DT, ये रेट ऑफ रिएक्शन है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, कितने बच्चे नहीं थे? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उनको, पूरा सब क्लास पूरा बदल ही गया है क्या है? अगले दिन फिर बदल जाएगा सब। चलो मैं आपको एक रिएक्शन से बता देता हूं। जैसे मान लो ये चीज देख लो जरा। मान लो एक रिएक्शन है AABB CC प्लस DD, मान लो ऐसे, ठीक है। तो हमने जो पढ़ाया था वो उसके अकॉर्डिंग देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने सिखाया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट से रिलेट करना, ठीक है। अब थोड़ा सा सुन लो। जब रिएक्शन होता है ना बेटा, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके कंज्यूम होता है, यानी कि रिएक्टेंट कमता है, घटता है, यानी कि रिएक्टेंट डिसअपियर होता है। अब प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद बनता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? अपीयर होता है। इसलिए एक वर्ड चलता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको कैसे लिखना होता है वो देख लीजिए जरा थोड़ा सा। मान लो ये रिएक्शन है, ए और बी क्या है? ए और, अरे कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट है ना। तो देखो सुनो, कोई क्या है, रेट ऑफ, थोड़ा सा देख लो कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो खत्म हो रहा है, इसका रेट कैसे लिखना है। हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस टर्म्स में। किसके टर्म में बात कर रहे हैं? तो इंस्टेंटेनियस तो आपको पता है डी वाले टर्म्स में लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, देखो सुनो सुनो कैसे लिखूंगा। डी ए के कंसंट्रेशन में जो बदलाव आ रहा है, तो डी ए बाई डी टी। अरे रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू। जो नहीं आए थे उनको समझा रहा हूं, ये सब पढ़ा चुके हैं। रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना। पर तुम ये बताओ, ये वाला टर्म जो लिखे हैं अभी, ये तुमको पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है? क्योंकि डेल्टा या डी का मतलब होता है बाद माइनस पहले। रिएक्टेंट तेरा घट रहा है तो बाद में कम हो जाएगा, पहले ज्यादा रहेगा, तो बाद माइनस पहले वाली वैल्यू निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? निगेटिव। और रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि अगर सही से लिखना है तो आपको उसके पहले एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो डी अपॉन डी टी एवरेज रेट बोलता, ये इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट बोलता तो लिखते माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है ये बात? अगर कोई कहे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो जल्दी बोलो सब लोग, माइनस डी बी अपॉन डी टी। माइनस आएगा रिएक्टेंट में, तभी ना जाके ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ, अब आ जाओ, अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अब जो सी अपीयर हो रहा है तो सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो बाद माइनस पहले वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो यहां पर माइनस नहीं लिखने का, यहां प्लस लिखने, क्योंकि रेट हमेशा तो डी सी अपॉन डी टी।
सिमिलरली जब इतना कर ही लिए तो एक और लिख लेते हैं इसमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बराबर प्लस, आप समझो कि आपको पिछले क्लास का तकरीबन मिला जुला के मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं, हो गया काम की बात। ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ ही गया। अब बाकी रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस समझाए थे, वो बात आप पकड़ लीजिए, सवाल बनाने में यही आपको काम आएगा। एनीवे ये क्लियर है अभी तक। अब यहां पर हमको एक चीज आपको सिखाना है, वो सीख लीजिए। ये रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग वर्ड है, रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग वर्ड है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एक अलग वर्ड है। तो कैसे इन तीनों वर्ड को रिलेट करते हैं वो सीखना है। अब जैसे एक बात बताओ, मान लो मैं तुम्हें एक बात ऐसे लिखूं, ऐसे एक पल के लिए मैथमेटिकली लिखा जाता है ना नंबर के टर्म्स में, तो बच्चे को ज्यादा फीलिंग आती है। तो मान लो मैं ऐसे लिखता हूं कोई रिएक्शन, a + 2b गिव्स राइज टू c। तो सारे बच्चों को एक बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 1 मोल a जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल b के साथ रिएक्शन करता है। जितने समय में ए 1 मोल खत्म होता है, डिसअपीयर होता है, उतने समय में बी 2 मोल डिसअपीयर हो जाता है। तो बताओ, तुम ही बताओ, ए का डिसअपीयरेंस का रेट अब बी का डिसअपीयरेंस का रेट सेम होगा या अलग होगा? मानते हो ना? ठीक है, आप डिसअपीयरेंस बताना जरा। डिसअपीयरेंस लिखेंगे ए का तो -da/dt, डिसअपीयरेंस लिखेंगे बी का तो -dv/dt, अपीयरेंस लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस सी का तो dc/dt। लेकिन अब अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करना है तो क्या बोल सकते हैं कि ए का डिसअपीयरेंस और बी का डिसअपीयरेंस और सी का अपीयरेंस सब बराबर होगा? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जितने समय में ए का 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, बी का 2 मोल डिसअपीयर हो जा रहा है। अरे बोलो तो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, रेट किसका, अगर वहां से देखें तो रेट किसका ज्यादा है? जितने समय में ए का 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, बी का 2 मोल डिसअपीयर हो जा रहा है, तो रेट किसका ज्यादा है? बी का कि ए का? बी का। तो दोनों का रेट बराबर करने के लिए अगर हम ए के रेट में दुगुना से मल्टीप्लाई कर दें तो बी के रेट के बराबर होगा कि नहीं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी? आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं आ रहा है तो बोलो ना। और इसी को अभी क्या बोला, 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ऐसे बोलूं क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बाई 2। बोलो हाँ या ना? अब बराबर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, इसको बड़ा सुंदर ढंग से देख लेंगे कि सर ए का कोएफिशिएंट 1 था, तो रेट लॉ के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर लिखने के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बटा उसका कोएफिशिएंट जो कि 1 है, इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बटा उसका कोएफिशिएंट। नहीं आ रहा था कि नहीं आ रहा था? इक्वल टू रेट ऑफ, मान लो यहां 3 ले लेते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बटा उसका कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं, इस रिएक्शन के लिए मैं बोल रहा हूं, आराम से सुनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूं, इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब माइनस da/dt जो भी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बटा 1 बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बटा 2 बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बटा 3। अरे बोलो हाँ या ना? तो भाई अगर वो बात समझ में आ गया तो यहां मैं अगर लिखूं बच्चे, तो मैं ऐसे ना लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इंस्टेंटेनियस रेट। अब जब हर जगह बात हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे ना। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर मैं क्या लिखूं, ये
रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर करना है तो मैं क्या करूं बताओ जरा। 2 से कहां से आप उसके लिए लिख रहे हो ना रे भाई, क्या करोगे, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। तो मैं क्या लिखूं बताओ, मैं लिखूं इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बटा ऐसे ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, चलो अब बहुत लिखना है उतना नहीं लिखूंगा मैं, अपीयरेंस ऑफ सी बटा सी। ये बात समझ में आ रहा है, ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ये पेज को कर देते हैं आगे क्योंकि हम लोग चल रहे थे उधर, तो इसको कर देते हैं ऐसे। अब ठीक है, यहां तक पढ़े थे हम लोग, इसके बाद हो गया ये रिवीजन वाली बात, और फिर जो हम लोग अभी रिवीजन, अरे ये तो हो ही गया था, अच्छा ये हो गया रिवीजन वाली बात, और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आ जाए ना इस पे। तो अब अगर ये रिएक्शन है, सब लोग बोलेंगे, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डी ए बाई डी टी। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये तो डिसअपियरेंस ऑफ ए है। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होगा, जब इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, वो क्या है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब ये क्या है, आता कि जाता, पक्का आता, अच्छा ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और ऊपर में तुम लिखे हो रेट ऑफ रिएक्शन को रेट लॉस है, तो क्या इन दोनों को हम बराबर कर दें। अरे रेट लॉ के थ्रू ये लिखे हो ना रेट, ये क्या व्हाट इज दिस, तो क्यों ना लिखूं मैं के इंटू ए स्क्वायर। अच्छे से देखो, दिक्कत है तो बताओ। मैं एक काम करता हूं, ये के को क्योंकि मुझे रिलेट करना है रेट को, किस रेट, ये रेट कांस्टेंट है ना, क्या है ये, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसके नीचे आर लगा देता हूं। व्हाट इज दिस, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आपने जो टर्म सारे लिखे हैं वो क्या लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन है ये, और ये रेट लॉस से है ये, तो के इसका आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं यही एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, कैसे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के रिस्पेक्ट में, देखिएगा सोचिएगा फिर बोलिएगा कि ये बात जचता है कि नहीं। मैं लिख रहा हूं माइनस डी ए बाई डी टी, ये है क्या, रेट ऑफ, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को जब बराबर करेंगे के इंटू ए स्क्वायर, तो हमें यहां के डी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना। देखिए अपने से क्या लिखे हैं भाई, ये क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को रिलेट करेंगे, तो चूंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसका ऑर्डर 2 है, तो ए के पावर 2 आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट यहां आएगा वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नहीं आएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, आपको रिलेशन किसमें चाहिए सर, हमको केडी और के आर में रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट्स। सर 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 जैसे रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है, वैसे ही रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इसके बीच में भी रिलेशन होता है। तो अब बताओ कैसे रिलेट करें, तो बड़ा सिंपल तो है सर, माइनस डी ए बाई डी टी, ये जो है ये है, तो एक काम करते हैं, मैं लिख सकता हूं क्या, हाफ इंटू के डी बराबर के आर कुछ किए हैं,
अब क्या करूं भाई, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो इससे क्या हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं के डी बराबर 2 KR, या के आर बराबर के डी बाई 2। अब अगर देखो, दो चीज होता है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, सवाल हमसे क्यों नहीं बनता है, फिजिक्स हो, फिजिकल हो, मैथ्स हो, जहां भी न्यूमेरिकल आता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हमें डेरिवेशन सिखाया जाता है, हम डेरिवेशन सीख जाते हैं, पर क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंटली फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। फॉर्मूले हमें दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अब समझ तो गए हैं, तरीका भी याद करने का बता देते हैं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए ये रेट कांस्टेंट का रिलेशन भी रेट के तरह से होता है। जैसे आपने क्या देखा था अभी कुछ देर पहले, देखा क्या देखा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बाई 2 आया था, तो फिर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन याद कर ले बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी उसी तरह से है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बाई 2, बिल्कुल उसी तरह से। फिर से एक बार बोलूं, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं समझ गए हो, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ और रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन आप देख चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन आपका रेट कांस्टेंट में भी आता है। कैसे आता है, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए बाई 2 है, तो ए का कोएफिशिएंट 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी तो यही काम करते थे। तो अगर इसके बाद इतना समझाने के बाद मैं आपको एक रिएक्शन दूं, ए प्लस 2 भी तुम्हें करना है, गिव्स राइज टू 3C, ठीक है, पक्का। अच्छा, अगर कह दिया, हाँ एलिमेंट्री ले लेते हैं, चलो एलिमेंट्री रिएक्शन है, झंझट ही खत्म। अब मुझे ये बताओ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को मैं मान लू के आर, और रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को मान लू अगर K1, और रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को मान लू K2, रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को मान लू K3। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन KR, K1, K2 एंड K3। मेरे को बोलो नहीं, अपनी कॉपी पे लिखो, सब लोग अपनी कॉपी पे लिखे, लॉक करें। क्वेश्चन देखो अच्छे से, लिखा, पिछला पेज वाला समझ में नहीं आया क्या, ये वाला, ये आया था समझ में, तो इसके आधार पे क्या आंसर आना चाहिए, के आर बराबर K1 बराबर K2 बाई 2 बराबर K3 बाई 3।
कितने लोगों को आ गया समझ में? पक्का? तो इस तरह से हमें रिलेट करने को दिया जा सकता है। अगर मान लो 3a gives rise to b, 3a gives rise to b, मान लो कह रहा है सेकेंड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर अगले पेज पे लिख देते हैं जरा, अच्छा रहेगा। 3a gives rise to 2b, हमने आपको बोल दिया सेकेंड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जय जय जय। तुम्हारा एग्जाम कितने बजे से है? अरे तो तुम अभी 10 तो बज गया तुम्हारा, जाओ 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 जाओ, प्री बोर्ड चल रहा है ना। रेट ऑफ रिएक्शन तुम बोलोगे, लिखने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं, आपको बोलना है। सारा डेटा ऊपर में दिया है, कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या लिखोगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख पाएंगे कि नहीं? k इंटू ए का पावर 3, बोलो हाँ या ना? अरे नहीं रे भाई, सेकेंड ऑर्डर लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हो? हाँ तो फिर वो सेकेंड ऑर्डर बोला हुआ है तो हम वो ना लिखेंगे? ये तुम कंफ्यूज करने के लिए लिखे 3D। नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं आ रहा है भाई। देखो ये एक रिएक्शन है, हम लोग करते हैं रेट लॉ में k इंटू ए और रिएक्टेंट का पावर, वो तो एलिमेंट्री में करते हैं ना। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाल रहे? कहां एक्सपेरिमेंट किए? वो बोल दिया, क्लियर बोला है सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब यही तो ऊपर में होता है, वही तो ऑर्डर होता है। तो ये लिखोगे या ऐसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के। छोटी छोटी बातों पे विशेष निगाह रखना जरूरी है, अच्छी बात है। चलिए अब अगले पार्ट पर चलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है मेनली, वो हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आते जरा रेट लॉ। ए बच्चा ध्यान से देखो जरा, मैंने ये दिया इसलिए मुझे देखना था कि 3a गिव्स राइज टू 2b, तो बच्चे की एक आदत बन रही है क्या कि रेट लॉ में k इंटू रिएक्टेंट और उसका जो कोएफिशिएंट होता है पावर चढ़ा देते हैं। ये तो एलिमेंट्री में ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स में तो ऐसा हो नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स में तो उसका ऑर्डर लिखेंगे और वो आएगा एक्सपेरिमेंट से। अब एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, उसने पहले बोल दिया, इस वर्ड को देखना था, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर तो 2 लिखे, ये सही। एनीवे आते जरा यहाँ इंटीग्रेटेड लॉ, रेट लॉ। देखो बेटा मन लगा के जरा आराम से, क्योंकि सवाल इस तरह के रहते हैं, खूब सारे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब चैप्टर थोड़ा हो जाता है कुछ, तब तो पढ़ सकते हैं। हम अभी पहले बात किसकी कर रहे हैं? हमने बोला ना हमें मेनली कौन सा पढ़ना है? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। मैं एक दिन बच्चे आएंगे तो फिर मैं एक दिन पहला क्लास पढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो पढ़ाना तो मैं नहीं चाहता। मैं अव्वल दर्जे का ऑफ द रिकॉर्ड जाके बोल रहा हूं, समझ लो तुम। लेकिन मजबूरी क्या है कि नहीं पढ़ाऊंगा तो किसी को कुछ समझ में आएगा ही नहीं, पहला क्लास छोड़े हुए। तो उसका व्यवस्था कर रहा हूं, वो बच्चे जब आ जाए, वो कह रहा है जब पढ़ेबे कीजिएगा तो आएंगे आराम से, तो वो अलग बात है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए लिख रहे हैं हम? जीरो ऑर्डर के लिए। तो ठीक है, देखिए
मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, मन लगा के देखना ये चीज, ए रिएक्शन आराम से पढ़ाएंगे इसको, ए से बी बन रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब रिएक्शन शुरू हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का मान लो शुरू में ए, ठीक है, शुरुआत में तो मान के चले हम लोग कि हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, अगर कोई सवाल में देगा तो हम लोग ले लेंगे, ऐसे तो माने जाता है कि शुरू में रिएक्शन शुरू हो रहा है तो रिएक्टेंट है, तो बी कितना है, 0। अच्छा, हम कहे कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, मान लो कोई टाइम है, कोई टाइम टी, उस पर बात कर रहे हैं, ध्यान दो रे बच्चा। तो मान लो जब रिएक्शन हुआ तो मान लो, आ रहा है समझ में, एक्स मोल्स रिएक्ट कर गया, तो ए में ए था शुरू में, एक्स मोल्स रिएक्ट कर गया, तो मैं यहां क्या लिखूं, आपको ये सोचना है ना कि सर जो बोल रहे हैं ठीक है, पर क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है, समझ, सीखना वैसे होता है, सर लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है, नहीं सर लिख रहे हैं इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है, ये अगर समझ में आ रहा है तो टॉपिक समझ में आ रहा है। ये कितना लिखो, क्योंकि सर एक मोल रिएक्शन करता है तो ये एक मोल बनता है, तो अगर एक्स मोल रिएक्शन किया तो ये कितना बनेगा, एक्स। अभी तक ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जब तुमने बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो हमको मतलब नहीं है, कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम तब है जब हमें ऑर्डर नहीं दिया गया, वो तो बोल रहा है चिल्ला के जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर, तो क्या मैं रेट लॉ नहीं लिख सकता इसका, रेट लॉ क्या लिखूंगा, रेट is directly proportional to a का पावर 0, पक्का, अच्छी बात है। अच्छा, रेट को अगर लिखे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाए, तो मैं अगर इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो अब डिसअपीयरेंस अपीयरेंस वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, उसके टर्म्स में लिख रहा हूं। सर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिसअपीयरेंस अपीयरेंस मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी है एक, और रेट ऑफ रिएक्शन भी है। अरे आ रहा है, क्या लिखो, इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0। एक पैसा भी कुछ कहना है तो जल्दी से बोलो, ठीक है। अच्छा सर, मैं इसको अगर लिखने जाऊं, एट टाइम टी बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पे, तो क्या लिखूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी बाई डी टी, और ए का कंसंट्रेशन क्या है बाबू, अरे देखो ना, नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी बराबर के इंटू ए टू द पावर 0। अरे तुमको डेराइव करने के लिए भी आएगा और ये काम की बात भी है, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा ये बताओ, अब मैं मुद्दे की बात यहां से उठाने वाला हूं, ये ठीक है ना, फिर से समझाएं, फिर से समझाएं, समझ गए, तो अगले पेज पे चलते हैं जरा, dx बाई डी टी बराबर k इंटू ए टू द पावर 0। अरे सर कहा ढोते चल रहे हैं, ए टू द पावर 0 ए टू द पावर 0, पावर 0 है तो वो 1 है। एक बड़ा बात, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट, दो लाइन देखो,
लाइन को इंटरप्रेट करना जरूरी है। सर दिमाग में छाप लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो किसके बराबर आ रहा है, रेट कांस्टेंट। और दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे क्या कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सर आपने बोला dx बाई dt बराबर के, हाँ या ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx बराबर k dt, हाँ या ना, समय आ गया, इंटीग्रेट करो इसको। इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे पुट करें, तो जीरो, जब टाइम जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो, चलो जरा, t इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय x कितना है, जीरो, और t इज इक्वल टू t है, तो x के बराबर है। अरे बोलो, तो मैं लिख लेता हूं यहां क्या x और यहां t, तो मैं क्या लिखूं, x बराबर kt, x बराबर kt। x क्या है, जो रिएक्ट किया है टी टाइम पे, या जो प्रोडक्ट बना है, दोनों है। जो रिएक्ट किया, जो इक्वेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्ट किया है वो भी है, वो भी है। तो x वो है जो बना, इज इक्वल टू k क्या है, रेट कांस्टेंट, और t क्या है, टाइम। तो यानी कि सर B का कंसंट्रेशन और टाइम t के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, y इज इक्वल टू mx, कांस्टेंट जीरो है, क्या ये ग्राफ ऐसे होगा जिसका स्लोप k होगा, स्लोप k होगा, मतलब रेट कांस्टेंट, पक्का। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, x इक्वल टू kt, मैं चाहता हूं एकदम दिमाग में छपा रहे, ठीक है। सर k बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, x बाई टी, ठीक है। एक टाइम होता है बेटा जिसको हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि कोई चीज जितना शुरू में लिया गया है उसका आधा, उसका आधा होने में कितना समय लगता है, इसी को टी हाफ कहते हैं। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें, सुनना जरा, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो सर टी हाफ हमें निकालना है, टी हाफ। तो यानी कि ऐसा लिख देते हैं पहले, t बराबर x बाई के, ऐसे लिख के काम करते हैं। अच्छा, जब t हाफ होगा, ऐसे लिखते हैं, when t is equal to t half, तो x will be equal to x by 2। कैसे, शुरू में है कितना, x है कि a है, अरे खत्म कौन हो रहा है, अरे था कितना a, तो उसका आधा होगा, इसका मतलब क्या, a by 2, तो x कितना हो जाएगा, a by 2, तो t हाफ बराबर मैं पुट कर देता हूं इसमें a by 2 के, एकदम रटा हुआ होना चाहिए सब फार्मूला। हाफ लाइफ टाइम किसके किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम माने आधा होने में कितना समय लगता है, तो याद करते हैं, जो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है A बटा 2 इंटू रेट कांस्टेंट, आधा होने में कितना समय लगता है रे बच्चा, जीरो ऑर्डर में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 इंटू रेट कांस्टेंट, पक्का। और याद रहे
रेट ऑफ रिएक्शन क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था जीरो ऑर्डर में? नहीं कर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन हाफ लाइफ टाइम में है अपना इनिशियल कंसंट्रेशन। और एक और बात, जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। दो तीन बातें एकदम छापो, नहीं मैं लिखूंगा ये करूंगा, वो छोड़ो, लिखा हुआ ही रहता है। तीन चार बातें बोलो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? नहीं करता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है? होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात करें तो K इज इक्वल टू एक्स बाई टी, K इज इक्वल टू एक्स बाई टी। K याद रखना, K इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, ये रेट कांस्टेंट भी है। और इसके अलावा हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम A बाई टू के, A बाई टू के, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2, और नीचे में है रेट कांस्टेंट। हाथों हाथ बताना है रिएक्शन को पूरा होने में, माने 100% कंप्लीशन। रिएक्शन पूरा होने का मतलब क्या? 100% कंप्लीशन। तो अगर 100% कंप्लीशन की बात करें क्या समय लगेगा, तो x जो बन रहा है, x क्या है जो बन रहा है, तो था कितना A, पूरा कंप्लीट हो यानी कि A खत्म हो गया, तो बना जो x बना, कितना बना A। अरे भाई रिएक्शन हो जाएगा पूरा तो कितना बनेगा A, तो x के जगह पे हम क्या डालेंगे A, और नीचे रहेगा K। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं T 100%, 100% कंप्लीशन इज इक्वल टू A बाई K। ये है A बाई टू के, ये है A बाई के। क्या निष्कर्ष निकलता है? रिएक्शन का अगर हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर का 10 मिनट है तो रिएक्शन कितने समय में पूरा हो जाएगा? 20 मिनट। नहीं आया सर। रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टाइम का आधा होता है। किस रिएक्शन में? जीरो ऑर्डर। टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन क्या हो गया? A बाई K। टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, कंप्लीशन A बाई, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? T हाफ बोल रहे हैं। तो यानी कि T 100% बराबर 2 इंटू T हाफ या 50% लिख लो, जो भी। ये भूलना मत, कहीं भी मत लगाना। बात किसकी चल रही है? ठीक है भाई, आज इतना ही करेंगे। आया होगा समझ में? आया? ठीक है, रवाना हुई, हम भेज देंगे ये PDF।
हम्म, आ जाना उसमें, करने वाले बच्चे आ जाएंगे 1-2 दिन में। ऑर्गेनिक का तुम्हारा प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस छूटा हुआ है, नंबर परफेक्ट पड़ जाएगा उसको। प्रैक्टिस क्या क्या किए हो? क्या कहाँ से किए हो पिछले 5-6 महीना में? तो क्या बनाए हो? पीवाई क्यू बनाना जरूरी है। वो पूछ लेना, वो तो डाउट तो पूछ लेना। पर पीवाई क्यू करना जरूरी है, वो करना, एक एक क्वेश्चन पीवाई क्यू का लगाना जरूर। और थ्योरी कंप्लीट है पूरा? क्या क्या बचा हुआ है? तो कार्बनाइन करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करो, फाइनल करो उसको एकदम, तब ना सवाल बनेगा मिक्स टाइप का। ठीक है, डाउट तो पूछ लेना, डाउट में कोई दिक्कत नहीं है। डाउट कोशिश करना ना कि संडे उनडे के दिन पूछो, और क्योंकि अभी हमको भागना रहता है, तो संडे के दिन तुम्हारे टाइम दे देंगे, ठीक है? चलो। बहत्तर 26।